बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। बिहार सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले जान ले ये जरूरी नियम, तभी होगा म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन। विधानसभा सत्र के समापन के बाद बदलेंगे मंत्रालय और मंत्री, बोले मांझी। ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को नीतीश ने किया बंद। बिहार की लोकसभा सीटों का हाल, कभी कांग्रेस का गढ़ था पूर्णिया, 2 दशकों से बीजेपी जेडीयू का कब्जा, पप्पू यादव भी रेस में आगे। कृषि भवनों में होगी किसान कॉल सेंटर की स्थापना, कृषि मंत्री ने संभाग पदाधिकारियों से योजना पर लिया अपडेट। बिहार यूपी में बारिश का बड़ा अलर्ट, इस राज्य में ओलावृष्टि बर्फबारी के आसार, जानिए आज का मौसम। मैं और मेरा भाई साथ साथ चलते हैं, तेज प्रताप यादव ने शेयर की तेजस्वी के साथ तस्वीर, यूजर ने किया ट्रोल। अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में नहीं होगा एडमिशन, सरकार ने बदला नियम। सऊदी अरब में अब रमजान को लेकर भी नए नियम बने, मस्जिद के अंदर इफ्तार पर रोक। मैट्रिक का रिजल्ट कब होगा घोषित, जाने पिछली बार कितने हुए थे पास। बिहार में आम नागरिक की सुरक्षा का हाल, 1 लाख की आबादी पर 1 पुलिस थाना, इतने और थानों की है जरूरत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री को कोई भी नहीं लेता है गंभीरता से। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव पूरे बिहार भ्रमण करने के लिए निकले हैं। अब हाल फिलहाल तेजस्वी यादव सीमांचल यात्रा पर हैं, यानी कि सीमांचल का भ्रमण कर रहे हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इसी बीच तेजस्वी यादव ने पत्रकार से बातचीत करते हुए बिहार की राजनीति पर खुल करके बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, या इसके पीछे क्या कारण है, सीएम को जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी ने ठीक कहा है कि अगर उनके 4 विधायक नहीं होते तो फिर सरकार चली जाती। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी ने ये भी कहा कि केकेई कौन है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि मंथरा भी है, इसको देखना चाहिए और समय आने पर इसका भी हम लोग खुलासा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा में स्कूलों के समय को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। जहां एक अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, इससे पता चलता है कि सीएम नीतीश कुमार को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। जहां आम लोग और फिर पार्टी के नेता सीएम नीतीश कुमार से थक चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार का विजन खत्म हो चुका है। पहले वे बीजेपी को छोड़ करके फिर हमारे पास आए, हमको छोड़ करके बीजेपी के पास चले गए, फिर बीजेपी को छोड़ करके हमारे पास आए, फिर हमको छोड़ करके बीजेपी के पास चले गए। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में दाखिला के लिए बच्चे की उम्र 6 साल से अधिक होनी चाहिए। जैसे शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार ये व्यवस्था की है। मंत्रालय ने इस संबंध में 15 फरवरी को स्कूल शिक्षा और फिर साक्षरता विभाग को पत्र लिखा है और 2024-25 के सत्र से कक्षा 1 में दाखिले के लिए इस नियम को लागू करने के लिए कहा है। इस बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। जहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों का मानसिक और फिर शारीरिक विकास अभी भी पूरा नहीं होता है। उन्हें सीखने के लिए एक अलग तरह के माहौल की जरूरत होती है, जहाँ खेल और फिर गतिविधियों के जरिए उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सके और फिर उन्हें बुनियादी कौशल सिखाया जा सके। जहाँ कक्षा 1 में जल्दी दाखिला लेने से उन्हें दबाव महसूस हो सकता है, जो कि के सीखने और फिर विकास को प्रभावित कर सकता है। बच्चों को उचित उम्र में स्कूली शिक्षा मिलने से उनका मानसिक और फिर शारीरिक विकास बेहतर होगा। बच्चों को सीखने और फिर समझाने का ज्यादा समय मिलेगा, जिससे उनकी बुनियादी कौशल और फिर ज्ञान का स्तर मजबूत होगा। स्कूल में दाखिला लेने की उम्र 1 होने से शिक्षा प्रणाली में एक रूपता आएगी। इससे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा और फिर वे अधिक खुशी और फिर आत्मविश्वास के साथ सीख सकेंगे।
दोस्तों, आपको राष्ट्रीय राजमार्गों और फिर एक्सप्रेस वे पर कई टोल मिल जाते हैं, जिनमें कुछ लोगों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है और फिर उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखा करके गुजरने की अनुमति दी जाती है। एक शहर से दूसरे शहर जाते समय हमें कई टोल प्लाजा मिलते हैं, जहां कारों को रोका जाता है और फिर टोल टैक्स वसूला जाता है। देश में बने सभी प्रमुख एक्सप्रेस वे और फिर हाईवे पर ये टोल बूथ होते हैं, जिनसे सरकार टैक्स वसूलते हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत के अलावा आपको किसी भी लंबी यात्रा के लिए 1000 से 1500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि सभी लोग टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भारत सरकार द्वारा छूट दी जाती है। यह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधान परिषद या फिर विधानसभा के अध्यक्ष, सचिव को टोल छूट प्रदान की जाती है। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से। इन सब के अलावा ड्यूटी पर तैनात सैन्य अधिकारियों और फिर सैन्य के जवानों को भी छूट दी जा गई है, जहाँ विराट चक्र से सम्मानित सैनिकों को टोल टैक्स से भी छूट मिलती है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन सेवाएं ले जाने वाले सभी वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है, यानी कि टोल प्लाजा पर फायर ब्रिगेड और फिर एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता है। दोस्तों, रमज़ान का पवित्र महीना आने वाला है। जय इस्लाम धर्म में इस महीने की खास अहमियत बताई गई है। रमज़ान को लेकर के पूरी दुनिया में तैयारियां शुरू हो गई है। इस्लाम का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब ने रमज़ान को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मस्जिदों में होने वाले इफ्तार को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई है। यहाँ तक कि इमाम को इफ्तार के लिए लोगों से चंदा लेने के लिए भी मना किया है। आपको बता दें कि रमज़ान में रोज़ा खोलने के लिए ज़्यादातर मस्जिदों में इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। ये इंतज़ाम मुसाफिरों, गरीब लोगों के लिए होता है। रमज़ान से पहले सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर कई तरह की तैयारियां करती है। ये पाबंदी भी उन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। जब मिनिस्ट्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रमज़ान में होने वाले इफ्तार मस्जिदों को साफ रखने की वजह से अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि इफ्तार का आयोजन एक निर्धारित स्थान पर या फिर मस्जिद के आंगन में हो। इसके अलावा कई और पाबंदियां लगाई गई है, जैसे कि मस्जिदों के अंदर कैमरा का इस्तेमाल और साथ ही मीडिया को भी इमामों के भाषण के सीधे प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। रमज़ान में होने वाली खास नमाज यानी कि तरावी के दौरान मस्जिदों के इमामों को हिदायत दी गई है कि वे अपने बयानों को छोटा रखें। इसके अलावा मस्जिद में दिए जाने वाले बयानों में सिर्फ रोज़ेदारों के लिए लाभकारी बातें बताने को कहा गया है। साथ ही इफ्तार के तुरंत बाद होने वाली नमाज और अजान के बीच कम से कम 10 मिनट का समय देने की बात कही गई है। जब रमज़ान की इतनी बातें कर ही ली तो फिर रमज़ान की अहमियत के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि इस साल रमज़ान 10 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोजे रखते हैं और फिर पूरे बुरे कामों से दूर रह करके पैगंबर मोहम्मद के बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। जब रोजे के दौरान मुसलमान हर दिन सुबह से सूर्यास्त तक यानी कि सूरज डूबने तक खाने पीने से परहेज करते हैं। रमज़ान के 30 रोजे रखने की खुशी में ही ईद उल फित्र मनाई जाती है। दोस्तों, एसबीआई ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही मैट्रिक कॉपियों की चेकिंग भी शुरू होगी। जब बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे लास्ट घोषित होने की संभावना है। 2023 में बीएसईबी ने 31 मार्च को 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी हाई स्कूल का परिणाम 1 अप्रैल से पहले जारी किया जा सकता है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक परीक्षा का आयोजन साल भर में 15 से 23 फरवरी 2024 तक किया गया था। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 16,94,781 लड़के लड़कियां शामिल हुए थे। 2023 में बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का आयोजन 14 से 22 फरवरी तक किया गया था और फिर कुल 17 लाख स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए थे। परिणाम 31 मार्च को घोषित किए गए थे। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं का रिजल्ट इस बार भी 31 मार्च या फिर उससे पहले जारी किया जा सकता है। जब नतीजा जारी होने के बाद छात्रों को मार्कशीट उनके स्कूलों से मिल जाएगी। जहाँ पिछले साल मैट्रिक का रिजल्ट 81.04% दर्ज किया गया था, वहीं 3 लाख से अधिक स्टूडेंट 10वीं में फेल हुए थे। दोस्तों, शिक्षा विभाग के मुख्यालय में तैनात 39 अफसर सोमवार से विद्यालय और फिर महाविद्यालयों में निरीक्षण पर जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर संबंधित अफसरों को अलग अलग जिला आवंटित किया गया है। ये अफसर 2 मार्च तक निरीक्षण अभियान में रहेंगे। जी हाँ, शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक विभागीय सचिव बैद्यनाथ यादव को अररिया, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक बी कार्तिकेय धनजी को पश्चिमी चंपारण, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा को बांका, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को सहरसा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा को किशनगंज, शोध और प्रशिक्षण निदेशक सज्जन आर को कटिहार, अपर सचिव संजय कुमार को खगड़िया जिले में निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है।
ये अफसर भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं या इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा और फिर बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों को निरीक्षण अभियान में लगा दिया गया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बीजेपी को अकेले दमखम पर चुनाव लड़ने की चुनौती का बिहार के डिप्टी सीएम सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राजद मतलब है लड़ेगी अच्छा, लेकिन 2-2 लाख वोटों से हारेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को पता होना चाहिए कि उनके माता पिता ने बिहार पर 15 साल राज किया। अगर आज बिहार की ये दुर्दशा है तो फिर वह किसकी वजह से है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में 94 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा विशिष्ट प्रकोष्ठ की ओर से विद्यापति भवन में आयोजित अधिवक्ता समागम में उन्होंने कहा कि राजद नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बाप की है, जब उनके पिता कहते थे कि पार्टी माई की है। सही भी है, जब राजद माई और बाप की ही पार्टी है, जबकि एनडीए के लिए माई बाप जनता है। यह प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में कल कौन किस जगह पर बैठेगा कोई नहीं जानता। जबकि राजद में सीएम बनाने का मौका आया तो फिर लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी को गद्दी पर बैठाया। इसके बाद एक पुत्र को उप मुख्यमंत्री और फिर एक पुत्र को मंत्री तो फिर बेटी को सांसद बनाया। जब बीच में कुछ दिनों के लिए चोर दरवाजे से कुछ लोग सत्ता में आ गए थे, लेकिन आपकी ताकत है जो उन्हें हटना पड़ा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सत्ता के संघर्ष में हमें पार्टी को भी सींचना है। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू किया गया है। इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री कम होने लगी है, जहाँ लोग अब अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जहाँ अब लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालय से अपने नाम कराना होगा, तभी जमीन की बिक्री होगी। वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली और फिर आधार पर मिल जाया करता है था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। जहाँ लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम जमाबंदी होगी, यानी कि दाखिल खारिज होगी। जब पुश्तैनी भूमि बेचने यानी कि पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा। जमीन की दाखिल खारिज करानी पड़ेगी। नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और फिर पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा, यानी कि रजिस्ट्री नहीं होगा। जहाँ इसके वास्ते निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव किया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और फिर अपनी बातें जनता के समक्ष रख रहे हैं। तेजस्वी यादव परसों वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में दौरे पर थे। वहीं पर कल तेजस्वी यादव किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के दौरे पर थे। इस दौरान तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन डिप्टी सीएम बने रहते हुए 17 महीने में 5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री के हाथों नौकरी दिलवाने का काम किए हैं। जबकि नीतीश कुमार 2020 में कहते थे कि नौकरी कैसे देगा जब पैसे अपने बाप के पास से ला करके देगा क्या। जन विश्वास यात्रा को लेकर के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पहली बार देख रहे हैं कि कोई बजट सत्र छोड़ करके भाग गया है और बाहर जाकर के उलूल जुलूल बोल रहा है। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर के पोस्टिंग फास्टिंग के खेल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंद कर दिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री का चलता है कि उप मुख्यमंत्री का चलता है? जो मुख्यमंत्री चाहेगा वही होगा ना। जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेगा तब तक नियुक्ति नहीं होगी। जब नीतीश कुमार चाहे तभी 5 लाख लोगों की नियुक्ति बिहार में हुई है, जब मंत्री और उप मुख्यमंत्री का नहीं चलता है। जबकि तेजस्वी घूम घूम करके कह रहे हैं कि बिहार में 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकारी नौकरी को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। बिहार एक्सपो में पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी लोगों को दी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि रोजगार तो हमने 94 लाख लोगों को देने की बात कही थी, जहाँ इसके साथ ही 10 लाख सरकारी नौकरी देने और फिर उसे पूरा करने का वादा किया है। यहाँ इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया और कहा कि अब वे सत्ता से बाहर हो गए हैं, जहाँ तब उन्हें अधिकारियों की मनमानी याद आ रही है। तेजस्वी यादव के माता पिता 15 साल तक बिहार पर राज किए हैं। आखिर बिहार बर्बाद है तो फिर किसके कारण है? वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, अभी खेलने दीजिए। जहां उन पर अधिक कमेंट नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार में सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है और ये 6 मार्च तक चलेगी। आपको बता दूं कि बिहार के स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा या फिर योग्यता परीक्षा आज
26 फरवरी से शुरू हो गई है। जहां विरोध के बीच इस परीक्षा के लिए कुल 2,32,190 शिक्षकों ने आवेदन किया है। जहां बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित ये परीक्षा 6 मार्च तक राज्य के 9 जिलों में स्थित 52 कंप्यूटर केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा सभी दिन 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी एग्जाम गाइडलाइंस के अनुसार पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 8:30 बजे से और फिर गेट बंद होने का समय सुबह 9:30 बजे है। जब दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1:30 बजे है और फिर गेट 2:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जब गेट बंद होने के समय के बाद अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। जब सभी केंद्रीय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय के बाद आने वाले शिक्षकों को परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, सत्ता में आपकी अहमियत कुछ और होती है। जो ही सत्ता से आप अलग हो जाते हैं, यानी कि आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो फिर आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। ये बात उस वक्त फिर से सत्य साबित हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया के सिमरिया गंगा धाम पर करीब 115 करोड़ की लागत से पहले फेज का लोकार्पण करने सिमरिया घाट पहुंचे थे। लोकार्पण कार्यक्रम में बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, बेगूसराय नगर विधायक कुंदन कुमार सिंह, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, तेघरा विधायक रामरत्न सिंह सहित बेगूसराय के अन्य जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। लेकिन सत्ता बदलते ही अहमियत कैसे बदल जाती है, इसका उदाहरण यहीं पर देखने को मिला। जब बेगूसराय के लिए पर्यटन क्षेत्र बने सिमरिया गंगा धाम की विकास का इंतजार बेगूसराय के लोगों को लंबे समय से था, वह लोकार्पण कार्यक्रम में जो ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरिया गंगा धाम पहुंचे और लोकार्पण कर रहे थे, उसी समय वहां मौजूद स्थानीय विधायक रामरत्न सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने क्षेत्र में स्वागत के लिए पहुंचे। तेघरा विधायक रामरत्न को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने लोकार्पण स्थल से खींच करके बाहर कर दिया। जी आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस कदर सुरक्षा कर्मी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से तेघरा विधायक को खींच करके बाहर ले जा रहे हैं। इस दौरान तेघरा विधायक रामरत्न सिंह सुरक्षा कर्मियों से उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक विधायक के साथ ऐसा सलूक, वह भी सिर्फ इसलिए कि वे सत्ताधारी गठबंधन के नहीं हैं। ये बड़ी ही अफसोस की बात है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में क्यों गए हैं? आखिर कारण क्या था, मेन कारण क्या था? इसका जवाब आज प्रशांत किशोर ने दिया है। आपको बता दें कि जनसुराज अभियान के सूत्रधार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत करने के दौरान ये बातें कही है। जी आपको बता दो कि एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइकोलॉजिकल लड़ाई को जीतने के लिए लाई है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, इंडिया के अगुआ थे, विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे बन रहे थे, तो फिर उसी को तोड़ करके ला दिए, जिससे विपक्ष को एक साइकोलॉजिकल झटका लगे। एनडीए में सीएम नीतीश कुमार की वापसी से क्या बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। या नीतीश कुमार का अपना कोई भी वोट बैंक नहीं बचा है। या इसके साथ ही बीजेपी अब ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। बीजेपी को पता था कि वे यहाँ जीत रहे हैं, इससे चुनावी कोई लाभ नहीं है। जी हाँ, वहीं पर जेडीयू के भविष्य पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है, पहले भी खत्म था, आज भी खत्म है। जहाँ पिछले कई महीनों से कह रहा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो फिर जेडीयू को 5 सीट भी नहीं आने वाली थी। इस बात को उनके पार्टी के नेता भी समझ रहे थे। इस वजह से वे एनडीए में शामिल हो गए। एक ही शर्त पर कि वे महागठबंधन में रह सकते थे कि कोई बिहार का व्यक्ति विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना है। इससे कुछ सीट उनकी पार्टी को मिल सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। इससे पहले नीतीश कुमार पाला बदल करके एनडीए में आ गए, जहां उनको लगा कि अगर महागठबंधन में रहकर के चुनाव लड़ते हैं तो फिर 5 सीट भी नहीं आएगी, तो फिर पार्टी टूट जाएगी, सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए वो एनडीए में आ गए हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। यानी कि प्रशांत किशोर का कहना यह है कि नीतीश कुमार इसलिए गए हैं एनडीए में कि उनको एनडीए में फ़ायदा हो, ज़्यादा सीटें मिले। महागठबंधन में बिल्कुल भी सीट नहीं मिल सकती थी।
दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर भागलपुर से सामने आई है। भागलपुर में 65 घरों में आग लग गई। जब 65 घरों को आग ने अपनी चपेट में लेकर के पूरी तरीके से राख कर दिया है। आपको बता दूं कि भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के बैखंडपुर गांव में शनिवार को कचरे के ढेर में अचानक से आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने करीब 65 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जब सभी जल करके राख हो गए हैं। जब इस घटना के बाद से 65 परिवार बेघर हो गए हैं। जब पीड़ितों का कहना है कि सरकार हमारी मदद करे और हम लोगों का घर इंदिरा आवास के तहत बनवा दें। जब किसी ने कर्ज लेकर के बेटी की शादी, तो फिर किसी ने कर्ज चुकाने के लिए पैसे रखे थे। जब 3 घंटे के इस आग लगी ने सब कुछ जल करके राख कर दिया है। जब पीड़ितों ने कहा कि हमें घर चाहिए, जब बच्चे भूखे मर रहे हैं, जब प्रशासन की तरफ से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन वे काफ़ी नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लेकर के खाने का इंतजार कर रहे हैं। बगल के गांव नारायणपुर से आए सूखा राशन खा करके किसी तरह से बच्चे अपनी भूख मिटा रहे हैं। ये वहाँ के लोगों का दुख बड़ी कहानी है। जब घटना के बाद जदयू सांसद अजय मंडल ने पीड़ित परिवारों के लिए भोजन और फिर पॉलिथीन का इंतजाम करवाया है। दोस्तों बिहार का मौसम बदलने वाला है। आपको बता दूं कि 1-2 मार्च को पारा गिर सकता है। जी हाँ, फागुन मास के प्रवेश कर जाने के बावजूद भी पछिया बयार की गर्मी से वातावरण में बदलाव आने के बजाय कमोबेश अभी भी ठंड का असर बने रहने के ही आसार हैं। जब बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट होगी, रात में ठंडक बनी रहेगी। सुबह आसमान में थोड़ी देर तक घने बादल छाए रहेंगे, इसके बाद तेज धूप निकलेगी। आसमान में बादल छाए रहने से बीच बीच में सूर्य बादल की ओट में जाते निकलते रहेंगे। शाम में ठंड का असर दिखेगा। इसके बाद धूप के तीखे हो जाने से पारा उठता जाएगा। रात भी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी। दोस्तों बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट जारी करने को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। यह शुक्रवार से ही बोर्ड मार्च महीने तक कॉपियों का मूल्यांकन यानी कि कॉपियों का जांच करने का पूरा लक्ष्य रखा है। जहाँ इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट होली से पहले यानी कि 20 मार्च तक जारी हो सकती है। जब आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के कॉपियों के मूल्यांकन के लिए पटना में 7 और बाकी जगहों पर पूरे राज्य में कुल 200 सेंटर बनाए गए हैं। जहाँ साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और फिर 12वीं के कॉपियों का मूल्यांकन जल्द ही पूरा हो जाएगा। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने 25,000 शिक्षकों को लगाया है। इसके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने गाइडलाइंस भी जारी किया है। जो भी शिक्षक कॉपियों के मूल्यांकन में लगे हैं उन्हें सेंटर पर 8 बजे तक पहुंचना होगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर 2024 की कॉपियों के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को 23 फरवरी से अपना योगदान देना होगा। जब कॉपियों के मूल्यांकन का काम खत्म होने के बाद अंकों के सत्यापन का काम शुरू होगा। दोस्तों बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। जब बोधगया में राष्ट्रीय मुसहर भुइयां विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित युवा शिक्षा सम्मान कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अंचल अधिकारी से 50-50 लाख रुपए लेकर के हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए थे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि वे बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं करने होने दिया। इससे ये साबित होता है कि सरकार में मुख्यमंत्री की चलती होती है, न कि उप मुख्यमंत्री की। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव नियुक्तियों को लेकर के जो वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो फिर उनकी बातों में मूर्ख लोग ही आ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग सिर्फ हंसते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये पहली बार है कि बजट सेशन को छोड़ करके बिहार के नेता प्रतिपक्ष का नेता भाग गया हो, जो वे बाहर घूम रहे हैं और फिर उल जुलूल बातें कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बजट सेशन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल भी बदले जाएंगे और फिर मंत्री भी बदले जाएंगे। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार कृषि विभाग में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की 318 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जहाँ योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता हॉर्टिकल्चर साइंस या फिर एग्रीकल्चर साइंस में
BSc डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल जबकि अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन को आप पढ़ें और फिर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं पर वेबसाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार कृषि विभाग में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की 318 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जहाँ योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता हॉर्टिकल्चर साइंस या फिर एग्रीकल्चर साइंस में BSc डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल जबकि अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन को आप पढ़ें और फिर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं पर वेबसाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार से एक बड़ा ही अजीब घटना सामने आई है। आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि आखिर ये सच है। आपको बता दूं कि बिहार में कुत्ते काटने की घटनाओं में 200 गुना वृद्धि हुई है। जहां पटना, अरवल, नालंदा दूसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे प्रसारी बीमारी के रूप में कुत्ते के काटने को लेकर के देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022-23 में कुल 2,07,181 लोग कुत्ते के काटने का शिकार हुए हैं। जी हाँ, जबकि साल 2021-22 में कुल संख्या केवल 9,809 थी। डेटा विश्लेषण दिखाता है कि औसतन हर दिन बिहार में 600 लोग कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में दूसरा सबसे प्रसारी रोग मलेरिया के मामले थे, जिसमें 2022-23 में 45,532 मलेरिया के मामले सामने आए थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी पटना में साल 2022-23 में कुल 22,599 कुत्ते के काटने के मामले सामने आए हैं, जो बिहार में सबसे अधिक थे। उसके बाद नालंदा 17,074, गोपालगंज 15,253, वैशाली 13,110, पश्चिमी चंपारण 11,291, पूर्वी चंपारण 9,975, मधुबनी 8,401, अररिया 6,710 के मामले सामने आए। वहीं नवादा जिले में 6,234 कुत्ते के काटने के मामले रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिसके बाद सीतामढ़ी में 6,198, जमुई में 5,851, जहानाबाद में 5,683, भोजपुर में 5,323 मामले सामने आए। 2022-23 में कुत्ते के काटने के मामले की कम से कम 2,000 रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें कैमूर 33, औरंगाबाद 435, बक्सर 686, मुजफ्फरपुर 1258 और खगड़िया 1916 शामिल है। दोस्तों, आपने सीमा हैदर के बारे में तो सुना होगा। वही सीमा हैदर जो पबजी गेम खेलते खेलते पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई थी। लेकिन अब बिहार में ही सीमा हैदर से भी बहुत बड़ा कांड सामने आया है। जब सीमा हैदर अकेले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी पबजी गेम खेलते खेलते, लेकिन यहाँ पर बिहार में 5 बहनें फ्री फायर गेम खेलते खेलते भाग गई है। जी हाँ, सेम सीमा हैदर की तरह। आपको बता दूं कि ऑनलाइन गेम के दौरान लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके बरगलाने वाला गिरोह सक्रिय है। गिरोह के सदस्य गरीब और मध्यम दर्जे की लड़कियों को निशाने पर रख करके उन्हें अपने साथ आने पर ऐशो आराम की जिंदगी का लालच देकर के चंगुल में फंसाते हैं। ताज़ा मामला बिहार में समस्तीपुर का मामला सामने आया है, जब पुलिस ने समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की घर से भागी 4 बहनों को 22 फरवरी को पुणे से बरामद किया। वहां उनके साथ एक और लड़की मिली, जहाँ वह इनकी ममेरी बहन थी, जो पंजाब से भाग करके आई थी। जब पुलिस ने इन मामले में ऑनलाइन गेम यानी कि फ्री फायर गेम के दौरान दोस्त बने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जब 3 अन्य की तलाश जारी है, जब तीनों झारखंड, पंजाब और ओडिशा के रहने वाले हैं। डीएसपी शिवम कुमार ने बताया है कि फरार अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बरामद लड़कियों में 2 बालिग और फिर अन्य की उम्र 15-16 साल की है।
शुरुआती जांच में पता चला है कि ऐशो आराम की जिंदगी के लालच में ये घर से भागी थी। 2 फरवरी को स्कूल गई चारों बहनें जब देर शाम तक नहीं लौटी तो फिर घर वालों ने विभूतिपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस जांच महाराष्ट्र के पुणे तक पहुंच गई, जब वहां से ये सभी लड़कियां मिली। जांच में पता चला है कि ऑनलाइन फ्री फायर गेम के दौरान एक युवक की दोस्ती 4 बहनों में से एक से हुई। दोनों में बातचीत होने लगी, जब प्यार का झांसा दिया गया। इसी के जरिए 3 अन्य बहनें भी उस लड़के के संपर्क में आ गई। लड़के ने बाद में अपने 3 दोस्तों की बातचीत अपनी प्रेमिका की 2 सगी बहनें एवं एक चचेरी बहन से कराई। सभी को ऐशो आराम की जिंदगी और रंगारंग दुनिया का सब्ज़बाग दिखाया गया, जहाँ घर से भागने के लिए उकसा करके उन्हें पंजाब आने का न्योता दिया गया। इन युवकों के झांसे में आकर के चारों बहनें घर से स्कूल के लिए निकली। ट्रेन पकड़ करके पंजाब पहुंच गई। वहां से एक युवक चारों के अलावा उनके ममेरी बहन को लेकर के पुणे चला गया। वहां पहुंच करके पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद की गई है। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के कोचा धवन प्रखंड के डेरामारी पंचायत स्थित मदरसा दारुल हुदा मोजाबाड़ी का वे नहीं बताने पर प्रधान मौलवी के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने बताया है कि मदरसा से सूचना का अधिकार के तहत व्यय का जानकारी मांगी गई थी। जब आवेदन लोक सूचना अधिकार सह प्रभारी प्रधान मौलवी के पास पहुंची तो उन्होंने पत्र को देख करके बिना जानकारी दिए ही वापस कर दिया। इसके बाद सूचना छुपाने के लिए राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां उसी में जांच के बाद अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आपको बता दूं कि मामले को लेकर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और फिर सचिव बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को भी आवेदन दिया गया है। वहीं प्रधान मौलवी ने आरोपी को गलत बता करके नकार दिया है। दोस्तों, खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में बेखौफ चोर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब शातिर चोरों ने 2 घर में घुस करके जम करके उत्पात मचाया और फिर करीब 14 लाख की भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। जहाँ गृह स्वामी सब परिवार घर बंद करके शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी का फायदा उठा करके बेखौफ चोर घर में घुसे। जहाँ जयप्रकाशन नगर स्थित घर में शातिर चोर 1,65,000 रुपए कैश के अलावा सोने और फिर चांदी के करीब 12 लाख के जेवरात भी चोरी कर ली। जबकि श्रीनगर हाता स्थित घर से करीब 50,000 का जेवरात चुरा लिए गए। वहीं चोरी की वारदात की सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जो चोरी की ये वारदात किहाड़ थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने AIMIM सुप्रीमो सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने आम नागरिकों और फिर मतदाताओं को अपमान करने का आरोप लगाया है। जब बीते दिनों किशनगंज में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का आगमन हुआ था, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM छोड़ करके राजद में शामिल हुए नेता को बेईमान कहा था। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कमरुल हुदा ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए चारों विधायक राजद में शामिल हुए थे, उसे बेईमान कहना यहाँ के मतदाताओं को अपमानित करना जैसा है। जहाँ आरजेडी जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। जब बीते दिनों AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का किशनगंज में आगमन हुआ था, वहीं पर राजद नेता तेजस्वी यादव आज किशनगंज आने वाले हैं। जब वहीं पर दूसरी ओर भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सोमवार को किशनगंज आगमन हुआ, जहां वे लोकसभा प्रभारी के साथ बैठक करेंगे और फिर चुनावी रणनीति की तैयारी की जाएगी। दोस्तों, खबर पूर्णिया से सामने आई है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई 13 परियोजनाओं के भवनों का लोकार्पण किया है। इस दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और फिर दूसरे विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के साथ ही देश के दूसरे कई राज्यों से जुड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के लिए रविवार का दिन निर्धारित किया था। जब बिहार में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और भवन लोकार्पण होना था, उनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के अलावा मॉडल अस्पताल नालंदा और 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। स्वास्थ्य विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की और कहा है कि गरीब कल्याण के लिए जारी हुए कार्य किसी भी हाल में रुकने नहीं चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया की लागत 421 करोड़ रुपए है। इसके अलावा नालंदा जिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, उसकी लागत करीब 47 करोड़ रुपए है।
दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी को रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है। इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री कम होने लगी है, जहां लोग अब अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अब लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालय से अपने नाम कराना होगा, तभी जमीन की बिक्री होगी। वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूर होगा। जब लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम जमाबंदी होगी। जब पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, जमीन की दाखिल खारिज करानी होगी। नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाले जमीन का नया और फिर पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकारी नौकरी को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। बिहार एक्सपो में पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी लोगों को दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि रोजगार तो हमने 94 लाख लोगों को देने की बात कही थी, जहाँ इसके साथ ही 10 लाख सरकारी नौकरी देने और फिर उसे पूरा करने का वादा किया है। जहाँ इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया और कहा कि अब वे सत्ता से बाहर हो गए हैं, जहाँ तब उन्हें अधिकारियों की मनमानी याद आ रही है। तेजस्वी यादव के माता पिता 15 साल तक बिहार पर राज किए हैं, आखिर बिहार बर्बाद है तो किसके कारण है। वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की चुनौती पर कहा है कि मैं स्पष्ट बता देता हूं कि आगामी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा, अच्छा है, लेकिन हारेगा 2 लाख से अधिक वोट से। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।